Hello everyone, welcome to our YouTube channel APC Academy. Today we will discuss the previous year paper of non-medical TET December 2022 और हम बात करेंगे मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। तो हमारे पास कोई भी नंबर है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक होती है उसकी यूजुअल फॉर्म और दूसरी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम यूजुअल फॉर्म की बात करते हैं तो एक ऐसी फॉर्म जिसमें हम नॉर्मली नंबर्स को यूज करते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जिसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं, अगर बड़े नंबर्स हैं तो उनको हम छोटे नंबर बना के लिखते हैं और जो छोटे नंबर हैं उनको बड़े, लेकिन कैसे? इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। तो यहां पर जो नंबर लिखा है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास कि हम एक डिजिट के बाद डेसिमल का यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो 1.353, ठीक है। जो डिजिट्स लिखे हुए हैं 1.353। उसके बाद ये जो जीरोस लिखी हैं इनको हम इन टर्म्स ऑफ 10 लिखते हैं। तो यहां पर टोटल 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, तो इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। लेकिन अभी ये जो नंबर है यहां पर हमने एक डेसिमल का यूज किया है, हमने इस बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाया है ना, तो डेसिमल के यूज करके। तो यहां पर 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगाया है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर क्या बन जाएगा? 1.353 into 10 raised to the power 9, ठीक है। तो this will be the standard form of this number. So option A is the right answer. Next, gardening shoes are bought for rupee 250 and sold for rupee 325. What is the profit %? तो देखो हमारे पास क्या बोला है कि 225 रुपए में जो है उन जूतों को खरीदा गया है और 325 रुपए में उनको बेचा गया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 250, ठीक है। एंड जो सेलिंग प्राइस है वो गिवन है 325 रुपए और बोल के किया है प्रॉफिट है। और हमें भी पता है कि जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो वहां पर हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो वहां पर हमेशा लॉस होता है, ठीक है। अब जब हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी होती है, व्हेन एवर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं, तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, देन कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, ठीक है। हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ है सबसे पहले तो वो निकाल लें। तो 325 माइनस 250 और प्रॉफिट हुआ है हमको यहां पर जब माइनस करेंगे तो 75 रुपीज का। तो कितना परसेंट है? 75 बाई 250 इंटू 100, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगी और 25 3 75, तो 3 गुना 10 हमारे पास 30%। सो देयर विल बी द 30% प्रॉफिट एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल। तो देखो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस सो ऑन टू an x की पावर n। इस तरीके का जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, ठीक है, यहां पर सभी जगह जहां पर वेरिएबल आया है वहां पर क्या है, जो इसकी पावर है वो क्या है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि आपके पास जो x की पावर है वेरिएबल की वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास वो फ्रैक्शनल या नेगेटिव है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है या फिर सिर्फ एक्सप्रेशन। सो आते हैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर, √2x - 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी कैन राइट दिस एज √2 एंड √x - 1, ठीक है, इनटू। तो यहां पर जो आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शनल है, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट दिस कैन बी अ पॉलिनोमियल। सेम सेकंड ऑप्शन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी? x ओवर x प्लस 1 एंड माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ये फर्दर जो आपके पास x है ये डिनोमिनेटर में रहेगा और जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी और जब पावर माइनस में है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन बी भी पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन सी। यहां पर एक पार्ट जो है एक्स स्क्वायर है और एक पार्ट है 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई √x। तो एक्स स्क्वायर तो यहां पर फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर नहीं है, लेकिन यहां पर फ्रैक्शनल पावर है ऊपर भी और नीचे भी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x की पावर 3/2 एंड ये यहां नीचे से ऊपर जाएगा -1/2 बन जाएगा, तो 3x की पावर 3/2 - 1/2। और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 3x की पावर 3 - 1 2/2 इक्वल्स टू 1। आपके पास ये सारा जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा? x² प्लस 3x।
और यहां पर जो x है उसकी जो पावर है वो रेडिकल फ्री है, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कर रही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन डी को करने की फिर आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ रहे हैं, ये है द सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। देखो आपके पास एक ट्राइंगल है लाइक दिस। अब ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हैं और उनकी लेंथ है ए बी सी, ये आपके पास गिवन है। आपसे पूछा है इसका पैरामीटर। तो अगर मैं पैरामीटर की बात करता हूं तो जो कोई भी आपके पास एक फिगर है उसकी पैरामीटर क्या होता है, जिस लेंथ से वो क्लोज हुआ होता है। तो यहां पर जो ट्राइंगल है इन तीनों साइड्स से क्लोज हुआ है, तो जिसका पैरामीटर है वो क्या है, सम ऑफ इट्स साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इस ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये जो ऑप्शन सी है ये बनेगी, क्योंकि 1/2 बाहर निकाल लिया यहां पर, तो a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर cos 2a। तो जो cos 2 है हमारे पास, उसके लिए 3 रिजल्ट हम मोस्टली यूज करते हैं। जो cos 2a है, फर्स्टली हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। सेकेंडली हम बोलते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और थर्ड जो इसके लिए हम लिखते हैं वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये तीनों जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ये तीनों रिजल्ट्स हम cos 2a के लिए यूज करते हैं। तो अभी cos 2a पूछा है, देखो साइन स्क्वायर a नहीं हो सकता, 2 साइन स्क्वायर a नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन जो है आपके पास मैच करती है इस वाले से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, अब साइन एक्स के लिए पूछा है तो ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है, तो लेट हम क्या करते हैं, y जो है वो साइन एक्स मान लेते हैं, और इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्म है, तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, cos x। लेकिन हमसे पूछा एट x इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 कितना होता है हमारे पास, 1 के बराबर, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। जो आपके पास एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले तो ऑप्शंस को ही चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सेकंड ऑप्शन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। जो आपके पास एक्सप्रेशन है, जो रिजल्ट दिया है, ये क्या है, कोन का वॉल्यूम है, तो ये भी नहीं है पॉसिबल। हमसे पूछा है स्फीयर का, तो जो ऑप्शन सी आपके पास दिया है दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। जो पैरामीटर है सर्कल का वो किसके बराबर है, स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर, ठीक है। आपसे पूछे रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं पर एरर है, क्योंकि अगर एक सर्कल है और एक स्क्वायर है तो उनमें दोनों में रेडियस नहीं हो सकता, एक में साइड है और एक में रेडियस है। इसके पास रेडियस होता है, ठीक है, और इसके पास साइड होती है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं, साइड और रेडियस की रेशियो निकाल लेते हैं। तो पैरामीटर बोला है सर्कल का, सर्कल का जो पैरामीटर है वो क्या होती है, उसकी सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। ये किसके बराबर है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4a। तो अभी r बाई ए हमको निकालना है, तो r बाई ए क्या बन जाएगा, इस a को इधर ले आओ और 2π को इधर भेज दो, तो 4/2π, वैल्यूज पुट कर दो पाई की, तो 4/2 इंटू 22 एंड इंटू 7, ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4 एंड 2 1। सो r और जो a की रेशियो है आपके पास वो क्या बन रही है, 7:11, ठीक है। तो 7:11 आपके पास सही आंसर होगा, जो यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत है आपके पास, ऑप्शंस भी गलत हैं इसके लिए, तो ये एक ग्रेस मार्क है। नेक्स्ट What is the common difference of an AP if A18 minus A14 is equal to 32? तो देखो सबसे पहले तो बात है AP की, ये जो AP है वो क्या होती है, जो AP है ये किसको हम बोलते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये क्या होता है, जैसे आपके पास एग्जांपल मैं देता हूं तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है, 100 तक।
मैंने ये नंबर लिखे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हर एक नंबर है उसके अंदर क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, यानी कि ये जो टर्म्स हैं 2 के साथ वो इंक्रीज हो रही है, हर टर्म में 2 ऐड हो रहा है। तो जो आपके पास ऐसे जो प्रोग्रेशंस हैं या जो एक्सप्रेशन है, टर्म्स हैं जो किसी सेम नंबर से इंक्रीज होना शुरू करती हैं या फिर डिक्रीज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू AN। ये हमारे पास अगर AP है तो A1 जो है इसकी फर्स्ट टर्म है ये वाली, और AN जो है इसमें लास्ट टर्म है, और N क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो यहां पर एक रिजल्ट होता है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये क्या बताता है, द लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी यहां पर हमारे पास है A18, तो सबसे पहले तो A18 लिख लेते हैं, N18 भर दो इसके अंदर, तो A प्लस 17D एंड A14 है साथ में, तो A माइनस 14D। ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्शन है, इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो A प्लस 17D माइनस A, सॉरी यहां पर है प्लस, यहां पर प्लस होगा, तो A माइनस 14D दैट विल बी इक्वल्स टू 32। प्लस का A माइनस का A कट जाएगा, 17D माइनस 14D ये बन जाएगा हमारे पास 4D इज इक्वल्स टू 32 एंड 4 8 जा 32, दैट मीन्स जो आपके पास D है वो कितना बन जाएगा, 8। ठीक है, तो हमसे इसका कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो ये जो D है दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस, तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो जो एक रोम्बस होती है ना हमारे पास, वो एक क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं, लेकिन जो इसके एंगल्स है ना ये वाले, ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते, तभी आपके पास इसको हम रोम्बस कहते हैं। अगर ये रोम्बस है, इसके दो डायगोनल्स हैं, एक ये है और एक हमारे पास ये है, इन दोनों की वैल्यू दी है, एक 10 सेंटीमीटर है और ये वाला 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने रैंडमली चूज कर लिए, आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी दो, आपके पास ये 10 सेंटीमीटर ले लो, चाहे आप इसको 10 सेंटीमीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2, क्योंकि इसके डायगोनल्स अनइक्वल लेंथ के है ना, तो यहां पर एरिया क्या बन जाएगा, 1/2 गुणा 10 गुणा 8.2, तो 10 गुणा 8.2 82/2, ये आपके पास बन जाएगा 41। ठीक है, अब यहां पर देखो 41 यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो यूनिट्स हैं यहां पर वो सेंटीमीटर्स में है, तो आपके पास जो इसका एरिया है वो सेंटीमीटर्स में आएगा। ठीक है, नॉट इन मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 4.2 3.8 एंड 7। हमारे पास ये जो नंबर्स लिखे हैं 4.2 3.8 एंड 7, इनकी एवरेज निकालनी है। तो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनकी जो एवरेज है वो क्या होती है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। ठीक है, तो फटाफट से इनका सम करेंगे, 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं, तो डिवाइडेड बाई 3। 4.2 प्लस 3.8, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, तो 8 प्लस 7 बटा 3, तो 8 जमा 7 15 बटा 3 आपके पास 5, 3 5 जा 15, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द डाटा। अब ये डाटा आपके पास दिया है, आपको इसके लिए मीडियन निकालना है, स्टैट का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैट में से, तो स्टैट के अंदर देखो हम 3 चीजें कैलकुलेट करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा है उसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको ये मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो मीन है हमारे पास वो क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, या जैसे आपने एवरेज लिखा ना, तो ये किसके बराबर होता है, जो एवरेज है वही है। ठीक है, बस यहां पर हम इसको स्टैट के अंदर लिखते हैं और जो एवरेज है वो हम अर्थमेटिक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर है। मोड क्या होता है, जो वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा रिपीट होगी, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। लेकिन अब हमें निकालना है यहां पर मीडियन, तो चलो मीडियन के ऊपर आते हैं। तो जो हमारे पास मीडियन है, मीडियन के लिए हमें क्या करना होता है, जो डाटा दिया है उस डाटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डाटा को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो चलो ये डाटा है, तो सबसे छोटा 2, उसके बाद देखो 2 दो डबारी है तो 2 बार लिखना है, फिर 4 है 4, फिर 6 है 2 टाइम्स तो 6 एंड 6,
देन 7 एंड 8, ठीक है। 2 6 6 या 2 2 4 6 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 नंबर है। तो यहां पर भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब मीडियन जब हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद हमें देखना है कि ये टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, n। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर है आपके पास n 8। तो जब हमारे पास जो n है ना, या तो ऑड होगा, ठीक है, या फिर इवन होगा। तो अगर हमारे पास n ऑड होता है, यहां पर तो इवन है ना, पहले ऑड वाला केस देखते हैं। अगर हमारे पास ऑड होता है ना n, तो हम क्या करते हैं, जो n बाई टू, सॉरी n प्लस 1 बाई 2th, इस नंबर के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारे पास मीडियन आता है। इस डाटा में आपको देखना है कि भाई इस नंबर पर कौन सी ऑब्जर्वेशन है। जैसे पांचवें नंबर पर आए तो 1 2 3 4 5, ये पांचवें नंबर पर ये है तो ये इसका मीडियन होगा, ठीक है, फॉर द ऑड। लेकिन अभी बात है यहां पर इवन की, क्योंकि n हमारे पास 8 दिया है तो n इज इवन। जब हमारे पास जो n है वो इवन होता है तो n बाई टू अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमें क्या करना है, n बाई टू अर्थ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, प्लस n बाई टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को निकालकर हमें उनका मीन निकालना है, ठीक है, n बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर है हमारे पास n 8, तो n को 8 भर दो, 8 बाई टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 8 बाई टू प्लस 1 फोर्थ प्लस 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो फोर्थ है आपके पास 1 2 3 4 6 एंड फिफ्थ है 6, तो 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 12 बटा 2 यानी कि 6। तो आपके पास जो 6 है दैट विल बी द मीडियन ऑफ दिस डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो अभी हमने एपी प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, प्रीवियस एक दो क्वेश्चन में हमने पहले डिस्कस करे कि एपी क्या होती है। तो अभी यहां पर हम डायरेक्टली करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म दी है -3 और सेकंड टर्म दी है -1/2। हम डी निकालेंगे, डी आता है a2 माइनस a1, तो -1/2 -3/2, ठीक है, तो -1/2 प्लस 3/2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कितना बन जाएगा ये, एलसीएम ले लो 2, ठीक है, एंड सॉरी नॉट -3/2, इट इज 3। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ होगी थी। चलो हमारे पास -3 है क्योंकि ए जो था आपके पास फर्स्ट टर्म -3 थी, तो डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम आ जाएगा आपके पास -1 प्लस आपके पास यहां पर कितना है 3 है, ठीक है, तो नॉट सॉरी 3 नहीं है, यहां पर 1 है, 1 2 जा तो आपके पास बनेगा 6 और -1 प्लस 6 5/2, दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट, अब डी आपके पास निकल के आ गया, हमें पूछे इसकी A11। अभी हमने प्रीवियस में लिखा था an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो आपके पास A11 क्या हो जाएगा, a प्लस 11 भर दो यहां पर, 11 माइनस 1 10 डी, तो a हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस 10 गुणा 5/2, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, तो -3 प्लस 25 इज इक्वल्स टू +22। तो आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। देखो कोई भी मैट्रिक्स है वो या तो सिंगुलर होगी, ठीक है, या फिर वो नॉन सिंगुलर होगी। अब कब हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगी, कब नॉन सिंगुलर होगी, जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 होता है, तब हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर बोलते हैं। अगर उसका जो डिटरमिनेंट है, ठीक है, अगर वो नॉन जीरो है देन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अभी यहां पर हमारे पास सिंगुलर के लिए पूछा हुआ है, सो डिटरमिनेंट शुड बी 0, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज ए। एक क्यूब है उसका सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो जो एक क्यूब है ना उसके अंदर हम एक तो लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, साथ में एक हम डायगोनल लिखते हैं। तो चलो एक क्यूब बना लेते हैं, दिस विल बी द क्यूब, ठीक है, थोड़ा सा क्यूबॉइड की शेप बन गई है ये, बट एज्यूम दैट कि ये क्यूब है। तो इसकी जो तीनों साइड्स हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों सेम है, तो ए और ए। जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो हम सामने से विजिबल करते हैं, यानी कि टॉप और बॉटम हम किसी भी फिगर का नहीं देख सकते,
ठीक है, तो वो नहीं आता है, यानी कि इसकी जो साइड्स है ना चारों तरफ से, उनका एरिया आता है। अब जो एक फेस है इसका, उस फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, ठीक है, एक फेस का एरिया। तो टोटल 4 फेस है, तो लिटरल इसका बन जाता है 4a स्क्वायर। टोटल 6 फेसेस हैं, 6a स्क्वायर। वॉल्यूम बनता है इसका a क्यूब, और इसका जो डायगोनल है दैट विल बी √3 इंटू a। ठीक है, ये 4 चीजें हम एक क्यूब के अंदर याद रखते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीजें याद रखनी है इसके लिए। तो अभी हमसे पूछा था इसका सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया की बात हो रही है दैट मींस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा इसके लिए, अभी हमने लिखा 6a स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। सो ये थे आपके पास 15 क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।